मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एल्गी का हैबिटेट यानी एल्गी कहाँ पाई जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे एल्गी का साइज, इसका आकार कैसा होता है। देखिए, एल्गी आपकी एक कोशिकीय भी होती हैं, एक कोशिकीय एल्गी होती है आपकी क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, पूछा जाता है क्लेमाइडोमोनास। ये पियर शेप होता है, आपने देखा है, इसमें फ्लैजिला होता है। तो एल्गी के आपको डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। ये डायग्राम आपको नेट पे भी मिल जाएंगे, गूगल सर्च करिए और वहाँ से इनके डायग्राम आपको बनाने हैं। ये प्रैक्टिकल में भी आपको पूछा जाएगा। दूसरा, ये कॉलोनी में भी रहता है, कॉलोनी में समूह, ठीक है। तो कॉलोनियल फॉर्म में जब इकट्ठे होते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास इकट्ठा हो गया, बहुत सारे क्लेमाइडोमोनास, तो कॉलोनी बना लेते हैं, ठीक है। तो कॉलोनी में एक कोशिकीय जो है आपके जो शैवाल हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और कॉलोनी बनाते हैं। इसका उदाहरण है वॉलवॉक्स। क्लियर? इस प्रकार से ये कॉलोनी होती है, इसमें छोटे छोटे आपके एक कोशिकीय शैवाल होते हैं और ये आपस में मिलकर कॉलोनी बना लेते हैं। तीसरा होता है तंतुमय रूप। अब जो आपके शैवाल हैं ये तंतु भी बनाते हैं। कुछ तंतु जो हैं वो आपके सीधे होते हैं, ब्रांच्ड नहीं होते, इनके बीच में सेप्टा होते हैं। कुछ तंतुमय जो होते हैं ब्रांच होते हैं, ब्रांच यानी इस तरीके से इनमें शाखाएं निकली होंगी, ब्रांच्ड होंगे, ठीक है। तो तंतुमय में आपका मेन उदाहरण आता है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। कुछ लार्ज भी होते हैं, लार्ज मतलब बिल्कुल आपको पेड़ की तरह वो दिखाई देंगे, इवन उनमें पत्तियां भी बनी होती हैं। ये समुद्र में मिलता है, तो लार्ज फॉर्म भी होती हैं। विशालकाय रूप भी होता है। विशालकाय रूप में आपको याद रखना है, इसमें आपका आता है कैल्प, ठीक। अब इसकी सेल वॉल की बात करें तो मेनली इसमें सेल वॉल सेलुलोज की होती हैं। इसके अलावा इसमें जो सेलुलोज के अलावा जो भी लेयर्स पाई जाती है वो हम क्लासिफिकेशन में आपको बताएंगे, ठीक। जाइलम फ्लोएम इसमें नहीं होता, आप जानते हो, जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब इनके सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करें तो इनके सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर होते हैं और जैकेटलेस होते हैं। जैकेट का मतलब है यहाँ पर उनमें एक कवरिंग का होना, तो थोड़ा सा इनके रिप्रोडक्शन के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सेक्स ऑर्गन मैंने आपको बताया कि इनके सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर यानी एक कोशिका के बने होते और जैकेटलेस। जैकेट का मतलब यहाँ पे आवरण से है, जैकेटलेस। एक्सेप्ट सिवाय किसके, एक्सेप्ट कारा जो सवाल है, कारा एक सवाल का नाम है, आपको याद रखना है। कारा ग्रीन होता है और इस कारा में जो आपका सेक्स ऑर्गन है वो मल्टी सेलुलर और जैकेटेड होते हैं, ठीक है। ठीक इसके उल्टे मल्टी सेलुलर और जैकेटेड होते हैं। अब हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है, तो सबसे पहला होता है कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसको कह देते हैं। तो ये जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था, जो यूनिसेलुलर शैवाल होते हैं, जैसे आपका क्लेमाइडोमोनास है, इसमें कायिक जनन होता है आपका बाइनरी फिजन से, द्विखंडन। और विधि क्या है, फ्रेगमेंटेशन, खंडन, फ्रेगमेंट्स में बंटना। फ्रेगमेंट्स में जो है आपके ये जो तंतुमय शैवाल है ये फ्रेगमेंट्स में बढ़ते हैं, फ्रेगमेंट्स में टूटते हैं और नया शैवाल उनसे बनता है। इसके अलावा किसी किसी में मुकुलन भी होता है, बडिंग भी होती है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं आपका अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन में मेनली स्पोर बनते हैं, ठीक है, बीजाणु बनते हैं। और बीजाणु भी दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है जूस्पोर, ये जूस्पोर का बनता है अनुकूल परिस्थितियों में, ठीक है।
जब परिस्थितियाँ बढ़िया होती हैं तब बनता है, अनुकूल परिस्थितियों में ये बनती है। और जूस्पोर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जूस्पोर क्या होता है, मोटाइल चल होते हैं, इनमें फ्लैजिला होता है, इस प्रकार से इनकी संरचना होती है। दूसरे जो बीजाणु बनते हैं वो होते हैं आपके, वो कई प्रकार के होते हैं लेकिन वो अचल होते हैं, आपको याद रखना है। अचल और प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं, ठीक है। जब परिस्थितियाँ अच्छी नहीं होती है तब ये बनते हैं, तो ये प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं। और इसके आपके उदाहरण हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। एप्लानोस्पोर नाम है ये स्पोर के, ठीक। दूसरा है आपका हिप्नोस्पोर, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट है एकाइनिड्स। एकाइनिड्स पूछा भी जाता है कहीं कहीं, ठीक है। तो ये 3 आपको याद रखने हैं स्पोर, जो कि कब बनते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में और अचल होते हैं। तीसरा जो रिप्रोडक्शन है, पहला कायिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। तीसरा रिप्रोडक्शन है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल या लैंगिक जनन जिसको हम कहते हैं, लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन है तो इसमें गैमीट्स बनेंगे, आप जानते हो। लैंगिक जनन में क्या बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं। अलैंगिक जनन में बीजाणु बनते हैं। तो ये जो गैमीट्स होते हैं, अगर ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, 2 गैमीट्स बनेंगे, उनका फ्यूजन होगा, उनमें निषेचन होगा, और निषेचन के बाद क्या है, आपका नया एल्गी बनेगा। तो अगर दोनों गैमीट एक जैसे दिखने के हैं तो इसको कह देते हैं हम आइसोगेमस, ठीक है, या समयुग्मज। समयुग्मजी मतलब दोनों गैमीट एक जैसे हैं, क्लियर। ये आपके पाया जाता है स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, क्लाडोफोरा। अगर दोनों गैमीट थोड़ा अलग हैं तो उसे विषम युग्मजी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, विषम युग्मजी। एक बड़ा है एक छोटा है, ये विषम युग्मजी है। तीसरा होता है अंड युग्मजी, oogemus जिसको हम कह देते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं आइसोगेमस, विषम युग्मजी एनाइसोगेमस, अंड युग्मजी oogemus। इसमें क्या होता है कि जो आपका मेल होता है, मेल गैमीट्स होता है, वो मोटाइल होता है, वो चल होता है, चल यानी कि उनमें फ्लैजिला होता है, ठीक है। और वो छोटा होता है, छोटा है, उसमें फ्लैजिला है, तो ये मेल गैमीट है। ये क्या है आपका मेल गैमीट। और जो बड़ा है अचल है, ये चलेगा नहीं, ये आपका फीमेल गैमीट है, ठीक है। फीमेल गैमीट अचल होगा, मेल गैमीट चल होगा लेकिन छोटा होगा। अब जैसे मैंने आपको पीछे लाइफ साइकिल में भी बताया था कि एल्गी में जो है मोस्टली हैप्लॉन्टिक अगुणित लाइफ साइकिल पाई जाती है। केवल जो है आपका फ्यूकस, जो आपका सवाल है, फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है, ठीक है। अब हैप्लॉन्टिक का मतलब क्या है कि जो ये थैलस मैंने ऊपर बताए हैं, ये थैलस, ये आपका क्लेमाइडोमोनास, ये सब हैप्लॉइड होंगे। क्या होंगे, हैप्लॉइड, इनकी प्लांट बॉडी होगी। तो ये गेमेटोफिटिक होंगे, पीछे आपको बताया युग्मकोद्भिद, ठीक है। तो इनका थैलस क्या होता है, ये आपको याद रखना है। ये थैलस गेमेटोफिटिक है। मेन प्लांट बॉडी क्या है, गेमेटोफिटिक, ठीक है। अब इस गेमेटोफिटिक से ये आपका हैप्लॉइड है, इससे दो प्रकार के गेमीट बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बताया था मैंने, ठीक है। वो आइसोगेमस हो सकते हैं, एनाइसोगेमस हो सकते हैं, और अंडयुग्मजी हो सकते हैं। तो ये गेमीट जब बनते हैं, इनमें निषेचन होता है, फर्टिलाइज करते हैं और ये जायगोट बनाते हैं, ठीक है। अब जो जायगोट बनता है, जिसको हम युग्मनज कहते हैं, ये 2n होता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन ये जायगोट जो है, जायगोट जब आप आगे पढ़ोगे तो जायगोट जब विकसित होता है तो भ्रूण बनाता है, और भ्रूण बीज के अंदर होता है, ठीक है। तो ये जो जायगोट होता है, आपको याद रखना है, ये भ्रूण नहीं बनाता है। क्लियर हो गया, बिल्कुल याद रखना है आपको, भ्रूण नहीं बनाएगा, जायगोट भ्रूण नहीं बनाएगा, क्लियर। ये जायगोट थोड़ी देर के लिए रहेगा, और ये स्पोरोफिटिक कंडीशन है। क्यों है स्पोरोफिटिक, क्योंकि 2n है। ये गेमेटोफिटिक पर डिपेंड होता है, क्योंकि थैलस पे बन रहा है। ये सपोज ये थैलस है, इस थैलस के अंदर ही 2 गैमीट बने, ये गैमीट फ्यूज हो गए, तो ये रहेंगे तो इस थैलस के अंदर ही,
ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं स्पोरोफिटिक। क्लियर हो गया? ये स्पोरोफिटिक जो कंडीशन होती है 2n होती है क्योंकि ये जायगोट है, और जायगोट को ही हमने स्पोरोफाइट कह दिया। स्पेशल कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं बना। इसमें जो अर्धसूत्री विभाजन होगा, सब पीछे बताया आपको, इसमें जो अर्धसूत्री विभाजन होगा, जो गेमेटोफाइट बताएगा, इसको हम कह देते हैं जाइगोटिक मियोसिस। यानी अर्धसूत्री विभाजन किस में हो रहा है? जाइगोट में हो रहा है। क्लियर हो गया? तो इसमें मेनली आपका हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है, क्योंकि पूरी अवस्था देखिए ना हैप्लॉइड है ये ज़्यादातर, मोस्टली इसकी लाइफ में ये हैप्लॉइड है। लाइफ साइकिल क्या होती है? N2N ये जो पीढ़ी एकांतर होता है पाया जाता है। डिप्लॉन्टिक केवल किस में होती है? डिप्लॉन्टिक होती है फ्यूकस में। क्लियर हो गया? तो ये हमारे एल्गी के जनरल फीचर्स थे। अब हम इसमें पढ़ेंगे एल्गी का क्लासिफिकेशन। एल्गी को हम पिगमेंट्स के आधार पे मेनली यहाँ पे 3 क्लास में बांटते हैं। ठीक है, ब्राउन एल्गी हम पीछे पढ़ चुके हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली जो क्लास है, क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, वर्गीकरण। पहली क्लास आपकी है क्लोरोफाइसी। ठीक है, इसमें आपकी क्लोरोफाइसी में आपका ग्रीन एल्गी आती है। क्या आती है? ग्रीन एल्गी, हरी शैवाल आती हैं। इसमें जो पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, वो होता है आपका क्लोरोफिल। आप पूरा लिखेंगे क्लोरोफिल ए एंड बी, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसमें एक स्टोरेज बॉडी होती है। देखिए, जो इसमें फूड स्टोरेज होता है, वो स्टोरेज फूड समझते हो आप? हम जो खाना खाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं, वो हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है हमारे लीवर में, और जब हमको ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो ग्लाइकोजन उस समय ग्लूकोज में बदल जाता है। समझ गए? ये जितना हम खा रहे हैं वो ग्लूकोज सारा का सारा हमको उसी समय ज़रूरत नहीं होती है, वो स्टोर हो जाता है। ऐसे ही आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा कि किस में किस रूप में स्टोर होता है। तो ये ग्रीन एल्गी में जो फूड स्टोर होता है वो मेनली प्रोटीन के रूप में होता है। ठीक है, और उस प्रोटीन की चारों ओर स्टार्च के बैंड होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज़ ये ग्रीन एल्गी है फिलामेंटस, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होता है कि ये जैसे क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, ठीक है, इसके यहाँ पे एक विशेष प्रकार की बॉडी पाई जाती है, पायरिनोइड्स जिसको हम कह देते हैं। तो कोई आपसे पूछेगा पायरिनोइड क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। पायरिनोइड क्या होता है? बीच में एक थैली होती है, इसमें प्रोटीन होता है। क्या होता है? इसमें प्रोटीन होता है। इसके चारों ओर छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, इनमें स्टार्च भरा होता है। इनमें क्या होता है? स्टार्च। तो एक प्रोटीन से घिरी हुई संरचना जो चारों ओर से स्टार्च के वैक्यूल से घिरी होती है, उसको पायरिनोइड्स कहते हैं। और ये पायरिनोइड आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? 3 चीज़ें, ग्रीन हरी रंग की, क्लोरोफिल ए बी, पायरिनोइड्स इसमें पाया जाता है। इसमें स्टोरेज फूड होता है, संचित भोजन होता है। पायरिनोइड क्या है? संचित भोजन का है, जिसमें संचित भोजन रहता है। काई मीन्स स्ट्रक्चर, संरचना। ठीक है, ये कैसी होती है? यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय भी होती हैं, जैसे आपका क्लेमाइडोमोनास है, कॉलोनियल होती हैं, वॉलवॉक्स है, और तंतुमय होती हैं। ठीक, हम क्लास क्लोरोफाइसी के बारे में पढ़ रहे हैं। कुछ एल्गा में फूड जो है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में भी संचित होता है, यानी स्टोरेज फूड जो है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में भी होता है। ऑयल ड्रॉपलेट्स मीन्स तेल के बिंदु, ऑयल कम से मतलब ऑयल से। सेल वॉल की अगर मैं बात करूँ आपका हरी शैवाल के बारे में, ग्रीन एल्गी है ये, हरी एल्गी। ठीक है, तो इसमें जैसे मेनली सेलुलोज तो पाया ही जाता है, अभी मैंने आपको बताया था। इसमें सेलुलोज के बाहर पैक्टिन की भी एक लेयर होती है, ये आपको याद रखना है। तो सेलुलोज, ऊपर से पैक्टिन। क्लियर हो गया?
रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें होता है आपका फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, खंडन के द्वारा, विखंडन के द्वारा। अलैंगिक जनन होता है जूस्पोर के द्वारा, ठीक है। अलैंगिक जनन किससे होता है इसमें? जूस्पोर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है आपका तीनों कंडीशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पाई जाती हैं इसमें, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा हरी शैवाल। उदाहरण क्या है इसके? उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, कारा, ये सब इसी में आते हैं, ठीक है। तो क्लेमाइडोमोनास ऊपर हमने लिखा है, क्लेमाइडोमोनास अंडरलाइन करने हैं सब। नया शब्द है कारा। कारा में नाम होता है बहुत ग्रीन कलर की एल्गी होती है, ठीक है। स्पाइरोगायरा, फिलामेंटस एल्गी, सब याद करने हैं आपको। आपने 10th में पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं पता नहीं। यूलोथ्रिक्स, ठीक है। इनको हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हो आप, इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखते हो। तो ये हरी शैवाल है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी या फियोफाइसी मेनली आपकी सारी की सारी समुद्री होती है, ठीक है। ग्रीन एल्गी आपकी फ्रेश वाटर होती हैं। आप नदियों में अपने देख सकते हो ग्रीन एल्गी, आपको वहाँ आसानी से दिख जाएंगी। तो जो ब्राउन एल्गी होती हैं ये समुद्री होती हैं, समुद्र में पाई जाती हैं, ठीक है। कैसी होती हैं? सिंपल ब्रांच्ड होती हैं, फिलामेंटस फॉर्म होती है यानी तंतुमय होती हैं, और ब्रांच्ड होती हैं, इनमें शाखाएं निकली होती हैं। क्लियर हो गया? और बहुत ज़्यादा ये, अगर मैं इसमें एक बात करूँ एक शैवाल की जो बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होती है, ऐसा लगता है जैसे बड़ा पेड़ होता है ना, बड़ा पेड़ जिस प्रकार लगातार ब्रांच उसमें निकली होती हैं, इस प्रकार की भी शैवाल पाई जाती है। इसको हम कैल्प कह देते हैं, ठीक है। कैल्प जो है 100 मीटर, 50 से 100 मीटर तक लंबा होता है। एक शैवाल की बात करें मैं, जो हरी शैवाल आप पानी में गिरी हुई देखते हो ना, वो एक ट्री, एक मतलब विशाल काय झाड़ी नुमा भी हो जाता है, ठीक है। इसमें पिगमेंट की अगर हम बात करें, आपको ध्यान रखना है पिगमेंट, क्योंकि बढ़िया ये होगा आप इसको टेबल फॉर्म में बनाएं, अंतर करके लिखें। एक तरफ क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, और कैरेक्टर को जो है चार्ट फॉर्म में बनाएं, उससे आपको याद करने में अच्छा रहेगा। तो पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोफिल ए एंड सी, क्लियर, हाँ ए और बी था। उसके अलावा इसमें होता है कैरोटिनॉइड, एक अलग पिगमेंट यहाँ पे आपको याद करना है, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल। अगला क्या बोला मैंने? ज़ैंथोफिल, ठीक है। स्टोरेज फूड यानी संचित भोजन की बात करें तो संचित भोजन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम है लैमिनेरिया या मैनिटॉल। लैमिनेरिया, लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल। क्या बोला मैंने? मैनिटॉल। ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, यानी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। सेल वॉल की मैं बात करूं तो सेल वॉल में सेलुलोज तो होगा, ठीक है। सेलुलोज के ऊपर एक और जिलेटिनस कोड होता है, जिलेटिनस यानी जेली की तरह एक संरचना होती है, और उस संरचना, ये सेलुलोज है, इसके ऊपर जो कोटिंग है जिलेटिनस पदार्थ की, यानी जिलेटिनस पदार्थ है, उसका नाम है एल्जीन। एल्जीन की जो है कोटिंग इसमें पाई जाती है, ठीक है। और इसमें अटैचमेंट के लिए, यानी जैसे समुद्र में ये नीचे अटैच होता है, उसके लिए अटैचमेंट के लिए, जुड़ने के लिए इसमें होल्ड फास्ट पाया जाता है। ये पूछा जाता है कि होल्ड फास्ट नामक संरचना किस में पाई जाती है। ये इसको अटैच करती है नीचे से, ठीक है। जैसे ये तंतु है ना ऊपर, तो ये नीचे इसको सबस्ट्रेटम से किसी पदार्थ से चिपकने में मदद करता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन से, खंडन। VR यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जूस्पोर से, फेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में मैंने आपको बताया हुआ है किस किस से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है आइसोगेमस और एनाइसोगेमस। आइसोगेमस
यानी समयुग्मजी, विषमयुग्मजी और आपका ऊगीमस। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। थोड़ा एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस आप नेट पे बेटा इनको सर्च कर सकते हो, पिक्चर आपको मिल जाएंगी कहीं पर भी, अगर बुक नहीं है तो। डिक्टियोटा लैमिनेरिया, सारगासम को हम एक वीट भी बोलते हैं, झाड़ी वीट, खरपतवार जिसको हम कह देते हैं। और फ्यूकस मैंने भी आपको बताया था, फ्यूकस क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। ठीक है, तो ये था आपका ब्राउन एल्गी, फियोफाइस। नेक्स्ट है आपका रोडोफाइसी। रोडो मीन्स रेड एल्गी। ठीक है, ग्रीन ब्राउन वाली ब्राउन कलर की दिखती है, रेड वाली रेड कलर की दिखती है। ठीक है, रेड कलर में आपका जो है क्यों रेड हो जाता है, ये भी समुद्री होती हैं रेड एल्गी, और बिल्कुल ये समुद्र में बिल्कुल लाल कलर का पानी बना देते हैं, बीच में रेड एरिया दिखाई देता है। इसमें पिगमेंट की बात करें तो इसमें एक पिगमेंट होता है R-फाइकोएरिथ्रिन, याद रखना है आपको, R-फाइकोएरिथ्रिन इसमें पाया जाता है। ठीक है, ये समुद्र में ऊपर लाइट वाले एरिया में भी पाई जाती हैं और गहराई में भी पाई जाती है, ये पिगमेंट है। फूड स्टोरेज की बात करें तो इसमें भी भोजन एक विशेष प्रकार के स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, उस स्टार्च का नाम है फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है, बाकी इसमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी वही सेम होता है, खंडन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका समयुग्मजी, विषमयुग्मजी और ऊगीमस। इसका एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल जरूर याद कर लीजिएगा, पॉलीसाइफोनिया, ठीक है, पोरफायरा और जिलीडियम। ये जिलीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें एक प्रोडक्ट मिलता है अगार बहुत जगह काम आता है। चलिए, ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया है। नेक्स्ट है एल्गी के कुछ यूजेस मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, यूजेस ऑफ एल्गी। एक तो एल्गी मेनली क्या है बेटा, प्रोड्यूसर है, प्राथमिक उत्पादक है। ठीक है, पृथ्वी का अधिकांश उत्पादक प्रोडक्शन आपकी शैवाल करती हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे हम तो खाते ही नहीं हैं, हम नहीं खाते, लेकिन जो कोस्टल समुद्री किनारे पे जो लोग रहते हैं वो मेनली शैवाल ही खाते हैं। अधिकांश जो देश हैं समुद्री किनारे हैं, जापान है, आपका स्कॉटलैंड है, ताइवान है। ठीक है, ये ज़्यादातर समुद्री फूड स्पेशली ये इन्हीं को खाते हैं। और समुद्र में काफ़ी बड़ा जीवन है, मछलियाँ हैं वो इस पे जीवित रहती हैं। ठीक है, और समुद्र के किनारे जो देश हैं वो अपने जानवरों को भी इनको खिलाते हैं। तो ये प्राथमिक उत्पादक है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये प्रोडक्शन करते हैं। दूसरा, ये ऑक्सीजन गिवर है, ऑक्सीजन प्रोड्यूसर है, ऑक्सीजन देता है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करता है, आप जानते हो। ठीक है, दूसरा सोर्स ऑफ फूड मैंने अभी बताया आपको, भोजन का सोर्स है मेनली जापान में, ठीक है, थाईलैंड में, यहाँ लोग बहुत ज़्यादा शैवाल खाते हैं, समुद्र से ला के उनकी डिशेस बनाते हैं। तो जैसे आपका इसमें पोरफायरा है, पोरफायरा आपका शैवाल का नाम है। ठीक है, सारगसम है, लैमिनेरिया है, अल्वा है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, पोरफायरा, अल्वा, जिसको युलवा मत पढ़ना आप, यू साउंड अ, अल्वा, अ-ल-वा, अल्वा। ठीक है, सारगसम, सारगसम याद कर लीजिए, लैमिनेरिया, सब ब्राउन एल्गी यहाँ भी पढ़ाया है थोड़ी देर पहले मैंने आपको, ये सारगसम, लैमिनेरिया। तो एज अ सोर्स ऑफ फूड इनको यूज़ किया जाता है। इसमें अब मैं जरा, इसमें एक ग्रीन एल्गी है, क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला को बहुत अच्छा सोर्स ऑफ फूड माना गया है क्योंकि रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, इसमें प्रोटीन होता है क्लोरेला में, प्लस विटामिन। क्लोरेला के लोग खेती करते हैं, खेती का मतलब क्या है,
कि जो है बड़े बड़े चैम्बर बनाते हैं, उनमें पानी भरते हैं, उनमें क्लोरेला को ग्रो करते हैं। क्लोरेला फैलता है और उसको ये प्रोटीन और विटामिन के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा क्लोरेला की खासियत क्या है, इसको जो स्पेस में अंतरिक्ष जो यात्री जाते हैं ना, वो उसको लेके जाते हैं, ठीक है, वहाँ ये उनको ऑक्सीजन देता है। क्लोरेला को ऑक्सीजन गिवर के रूप में वहाँ लेके जाते हैं। क्लियर हो गया। क्लोरेला एक एंटीबायोटिक भी बनाता है। क्लोरेला बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो आप इसे याद रखिएगा। अच्छा, इसी प्रकार जो जेलिडियम है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये जेलिडियम ये अगार अगार बनाता है। अगार अगार खाने के जो चीज़ें होती हैं उनमें जेल के रूप में यूज़ होता है, जेली के रूप में, ठीक है। फूड में ये जेली के रूप में यूज़ होता है। जैसे आइसक्रीम जो हम खाते हैं, तो अगर हम उसको अपने घर में दूध की आइसक्रीम जमाएं तो वो चिपकती नहीं है ना। और मार्केट की आइसक्रीम आप लाओ तो बंधी बंधी सी होती है, इसमें एक अगार अगार मिलाया रहता है। अगार अगार हमें जेलिडियम से प्राप्त होता है, ठीक है। अगार अगार के और भी यूज़ हैं, अलग अलग जगह भी यूज़ हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे। दूसरा फॉडर के रूप में, फॉडर यानी चारे के रूप में मैंने आपको बताया, गाय, बकरी, इवन मछलियाँ भी इनको खाती है। आप पानी में डाल दो, मछली इनको खाती है। मछली तो खाती है, वैसे भी खाती है, ठीक है। बकरी खाती है, मुर्गे खाते हैं, तो ये चारे के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। इंडस्ट्री में, उद्योग की बात करें, उद्योग में मैंने जैसे अभी आपको अगार अगार बताया, तो ये खाने में भी यूज़ होता है, और यहाँ भी ये यूज़ होता है। इंडस्ट्री में, उद्योग में अगार अगार जो प्रोडक्ट होता है, इसको हम अपनी लैब में यूज़ करते हैं, प्रयोगशालाओं में संवर्धन माध्यम में यूज़ करते हैं। अभी आपके बार इतना याद रखिए, संवर्धन माध्यम क्या होता है। संवर्धन माध्यम ये आप आगे पढ़ोगे, मतलब आपके प्रैक्टिकल में बहुत यूज़ होता है। जेलिडियम से ये प्राप्त होता है। दूसरा, फिश को प्रिजर्व करने में, मछलियों को प्रिजर्व करने में, ठीक है, फिश प्रिजर्वेशन में। प्रिजर्वेशन यानी खराब ना हो कोई चीज़, उसको परिरक्षण जिसको हम कह देते हैं। ऐसे ही आपका एल्जीनेट है, अभी मैंने आपको बताया था, एल्जीन बाहर ये लेयर में पाया जाता है, एल्जीन, ठीक है। सारगसम से मिलता है, यहाँ पे अभी बताया है ब्राउन एल्गी, सारगसम। ये जो सी वीड्स है, ये जो है आपको दवाइयों में, एल्जीनेट जो है ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम आती है। जो कैप्सूल आप खाते हो ना, कैप्सूल के बाहर की जो परत होती है वो एल्जीनेट की बनी होती है, दवाइयाँ बनाने में ये यूज़ होता है। तो ये आपका जो है दवाई उद्योग में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये यूज़ होता है, ठीक है। उसके अलावा जो ये सारगसम है, ये हमें आर्टिफिशियल वूल देता है, कृत्रिम ऊन सारगसम से मिलता है, ठीक है। एक और पदार्थ है कैराजिनिन, एक कैराडस एल्गी से हमको मिलता है। किससे मिलता है? कैराडस एल्गी से। कैराडस एल्गी का नाम है, इससे ये मिलता है। और ये शैम्पू वगैरह बनाने में यूज़ होता है, शैम्पू में या फूड इंडस्ट्री में ये यूज़ होता है। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। उसके अलावा ये जो रेड एल्गी हैं, ये रेड एल्गी हमें देती हैं आयोडीन, ब्रोमीन और एसिटिक एसिड, ये सब हमारे फूड इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। ये सब रेड एल्गी से हमको मिलता है। अब आप बोलोगे आयोडीन का हमने क्या करना है? आपको पता है पहाड़ों में ज़्यादातर लोगों को घेंगा हो जाता है क्योंकि मिट्टी में आयोडीन नहीं होता है। तो आप टीवी में देखते हो आयोडीन रिच आप नमक खाइए, ठीक है। आयोडीन हमारी धरती में नहीं है। आयोडीन समुद्री जो किनारे होते हैं वहाँ बहुत होता है, और ये इन समुद्री शैवालों में आयोडीन प्रॉपर मात्रा में पाया जाता है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो आयोडीन, ब्रोमीन, एसिटिक एसिड जो है ये बहुत सारे फूड इंडस्ट्री में इसको प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब बात करें मेडिसिन की, दवाइयों की बात करें। मेडिसिन में मैंने जैसे आपको बोला, एक क्लोरेला जो होता है, एक क्लोरेला एक एंटीबायोटिक बनाता है। इस एंटीबायोटिक का नाम है क्लोरेलिन। ये एंटीबायोटिक है, ठीक है। एंटीबायोटिक क्या होती है, सुना है आपने पहले? BIOTICS, एंटीबायोटिक्स मतलब ऐसी दवाइयाँ जो जीवाणुओं को मारती है, बैक्टीरिया को मारती है, ठीक है। उसके अलावा कारा और नाइटीलिया, कारा पीछे पड़ा है हमने, ग्रीन एल्गी, ये मच्छर को मारती है,
यहाँ पे कारा होगा, मॉस्किटो मर जाएगा। ठीक, उसके अलावा ये बायोलॉजिकल रिसर्च में रिसर्च करने के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है। बायोलॉजी में रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट के लिए, जो गंदा पानी होता है घरों का, मलमूत्र का, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है शहरों में। तो वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बैक्टीरिया वगैरह उसमें ग्रो हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए वहाँ पे एल्गी जो होती है वो ऑक्सीजन गिवर होती है, तो ऑक्सीजन देती है, तो फिर से वो सब चीज़ें क्लीन होने स्टार्ट हो जाती। ठीक है, तो मेनली इसमें आपको अगार अगार याद रखना है। इसका काफ़ी यूज़ होता है, जो हमें जेलिडियम से मिलता है। क्लोरेला के बारे में आपको याद रखना है। क्लोरेला क्लोरीन एंटीबायोटिक देता है, इसमें प्रोटीन विटामिन रिच ये होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम ब्रायोफाइटा स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।